वेलकम बैक एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की। अभी तक हमने PHP के जो भी फंक्शंस यूज करे हैं वो सारे इनबिल्ट फंक्शन थे। इनबिल्ट मतलब इंटरनल, जो PHP के अंदर पहले से ही बने हुए आते हैं, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो कोई भी और फंक्शन हो जो हमने अभी तक यूज किया है। बट अब हम बात करने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। वो फंक्शंस जो हम खुद लिख सकें अपने ईज ऑफ एक्सेस के लिए, सो दैट हमारा कोई ऐसा पीस ऑफ कोड हो जो हम बार बार अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकें फंक्शंस बनाकर। तो चलिए फंक्शंस के बारे में थोड़ा बेसिक्स जानते हैं कि फंक्शन काम कैसे करता है एंड कैसे उसको कोड लिखा जाता है फंक्शन का। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले लिखना पड़ेगा फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। उसके बाद स्पेस देंगे आप, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे कि इस जो फंक्शन आप बना रहे हैं या फंक्शन को आप इस तरीके से समझिए, आप कोई फीचर बना रहे हैं, वो फीचर आपको बार बार कहीं यूज करना पड़ेगा तो उस फीचर का कुछ नाम तो होगा ना। तो ऐसे ही उस फंक्शन का हम नेम देंगे। तो नेम जो होगा वो स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से या फिर किसी अल्फाबेट से। अल्फाबेट से अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो आप सिंपली कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। ABCD फंक्शन है आपका, तो आपने उसका नाम लिख दिया, फंक्शन का नाम हो गया रेडी। अब आपको लगाने पड़ेंगे राउंड ब्रैकेट्स। आपने राउंड ब्रैकेट्स लगाए, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा आपका कोड। अब कर्ली ब्रैकेट्स मैंने आपको क्या बताया था कि एक ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपका कोड होगा वो आप लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया वी आर इनसाइड ABCD एंड ये लगाया मैंने सेमीकोलन। तो सिंपली ये एक ब्लॉक है जो कि इस फंक्शन को जब हम यूज करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब फंक्शन को यूज करना प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं किसी फंक्शन को कॉल करना, CALL कॉल। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं उसका एकदम सिंपल सा तरीका है। आपको लिखना होगा फंक्शन का नाम ABCD एंड देन आपको लगाने होंगे राउंड ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। दैट्स इट। जो लाइन नंबर 6 है ये आपने फंक्शन को कॉल किया है। एंड जब आप इसको रीलोड करेंगे यहाँ पर राइट हैंड पर, तो आप देख रहे हैं कि ये एको हुआ वी आर इनसाइड ABCD। तो आप यहाँ पर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, आप कोई सा भी अपना मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं, या इस फंक्शन के अंदर कोई सा भी कोड आ सकता है जो कि आप PHP में नॉर्मली लिखते हैं। तो ये एक आपने सिंपल सा फंक्शन बनाया जिसका नाम था ABCD। ऐसे ही आप नाम चेंज कर सकते थे, ABCDE लगा देते। तो जब आप अब इसको आप चलाएंगे तो अब एरर आएगा क्योंकि ABCD नाम का कोई फंक्शन नहीं है। तो ये एरर आ रहा है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन ABCD। तो मतलब इसका मतलब कोई ऐसा फंक्शन है ही नहीं जिसको आप कॉल कर रहे हैं। तो अगर मैं आप ABCDE कर दूं तो एकदम सही है, अब ये चलेगा एंड सेम वही आउटपुट आएगा। अब फंक्शन के जो नाम होते हैं ये केस सेंसिटिव नहीं होते। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ABCDE तो B और C देख रहे हैं कैपिटल है, बट मैं कॉलिंग में इसको छोटा ही लिख रहा हूं तो भी कोई एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के जो नेम्स होते हैं ये केस सेंसिटिव नहीं होते। तो फंक्शन नेम होते हैं केस इनसेंसिटिव, मतलब केस आप कुछ भी रखें, मैच अगर हो गया तो हो गया। अब आप इसको अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते थे, तो ये भी एक वैलिड फंक्शन का नाम है, तो ये एकदम सही है, अभी भी सेम काम कर रहा है। ये चीज आप यहाँ पर पीछे 1 भी लगा सकते हैं नेम के लिए, मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ, तो ये भी एकदम सही है। बट ये जो न्यूमेरिक कैरेक्टर है ये स्टार्टिंग में कहीं नहीं आना चाहिए भाई, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। अब आपका एरर जो है वो यहीं आ जाएगा लाइन नंबर 2 पे ही। क्यों? क्योंकि ये 1 का क्या मतलब है समझ नहीं आया, ऐसा कोई फंक्शन नेम नहीं होता। तो आपको अंडरस्कोर या फिर ये कैरेक्टर्स ऐसे यूज करने पड़ेंगे। अंडरस्कोर ऑब्वियसली आप बीच में भी यूज कर सकते हैं नाम के, तो वो भी वैलिड है। तो ये वो आपका फंक्शन बनाने का तरीका। अब फंक्शन के ही हम आसपास घूमेंगे। ये जो हमने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं इनका यूज क्या होता है फंक्शंस के लिए? जब हम बनाते हैं इनको तो इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम मेंशन करते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो हम पास करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, सो दैट वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एज वेरिएबल्स इस फंक्शन के अंदर अंदर यूज हो पाए। अब आप एक स्पेशल चीज इसमें नोट करिए कि अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल नहीं करूं तो ये फंक्शन बस पड़ा रहेगा, प्रिंट कुछ नहीं कर रहा है। तो जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो अभी जो करंट स्टेट है उस स्टेट में ये functions.php नाम की जो फाइल है ये ब्लैंक है, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया, बस हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। तो दैट्स इट।
ये अब फंक्शन को हम बताते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स का कैसे हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मान लीजिए यहां पर एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है, लेट्स से आपका एज है 10, किसी बच्चे का एज है 10 ईयर्स। तो अब हम इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो मैं प्रिंट करूंगा एज, प्रिंट करूंगा तो ये भाई यहाँ आ गया, कुछ भी नहीं आया। पहली बात तो मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, कॉल किया, मैंने रीलोड किया, तो अब ये कह रहा है नोटिस है अनडिफाइंड वेरिएबल एज। तो इसका मतलब ये एज इस फंक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। क्यों भाई, ये होती है सारी स्कोप की बात। इस फंक्शन का स्कोप नहीं है कि ये बाहर के वेरिएबल्स पढ़ पाए, तो इसलिए ये इस फंक्शन के अंदर अंदर ये जो कोड चल रहा है ये अपना अलग ही एनवायरनमेंट में चल रहा है। इसके हिसाब से एज नाम की कोई चीज अभी तक हमने इसको बताई नहीं है, तो इसलिए मैं एको कर ही नहीं सकता जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती इस फंक्शन के लिए। तो सबसे पहला काम, हमें बाहर का ये जो वेरिएबल है इसको एक्सेस करना है। इसको एक्सेस करने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ग्लोबल एंड देन उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे ग्लोबल ऑफ एज। तो एज जो ये हमने लिखा है ये बाहर ये जितना भी वेरिएबल्स हैं इनको एक्सेस कर पाएगा। तो एज नाम का अगर वेरिएबल बाहर है तो हम इस फंक्शन को उसके यूज से ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं एंड उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं किसी भी लाइन में। तो अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूं, अब आप देख रहे हैं आंसर आ गया 10 यहां पर। तो इसका मतलब है सिर्फ ये ग्लोबल एज लिखने से मैं बाहर के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कर पा रहा हूं। तो ये हुआ स्कोप को ओवरराइड करने की बात, कि हमने ग्लोबल एक कीवर्ड यूज करा एंड उसके बाद स्पेस लगाया एंड उस वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो ये एडिट हो गया। अब यहां पर अगर मैं प्रिंट करूं एज इज, एंड ऑब्वियसली ब्रेक टैग तो हमें देना ही पड़ेगा, एज इज 10। ये चीज अगर मैं यहाँ प्रिंट करने के बाद इस एज को चेंज कर दूं एंड यहाँ लिख दूं 15, तो अब हम बाहर देखते हैं कि क्या होता है। बाहर वाला जो वेरिएबल था यानी ये लाइन नंबर 11 का जो आउटपुट है उसका भी आउटपुट अब 15 हो गया है। रीजन भी कि ये जो एज है हमने इसको ग्लोबली रेफरेंस करा हुआ था। तो हम अगर इस फंक्शन के अंदर एज यूज कर रहे हैं वेरिएबल, तो वो एज बाहर वाला ही जो मेन वाला जो एज है वो यूज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं ये चीज हटा दूं एंड मैं ये चीज इसके नीचे ले आऊं, अब आप देखिए क्या होता है। जो पहले आउटपुट आता है वो था 15, क्योंकि ये नॉर्मली मैंने डिफाइन किया है इसको, बट जो बाहर आउटपुट आएगा वो 10 आ रहा है, क्योंकि इस फंक्शन के लिए एज अलग वेरिएबल है एंड बाहर जो लाइन नंबर 11 के लिए ये जो वेरिएबल है एज ये अलग वेरिएबल है। तो इन दोनों का स्कोप अलग अलग था, इसलिए ये अलग अलग कंडीशंस में चल रहे हैं अपने, मतलब इनके रनिंग एनवायरमेंट्स डिफरेंट है। तो ये है फंक्शन में ग्लोबल की बात। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की फिर से। अब आर्ग्यूमेंट, मान लीजिए हमें ये ग्लोबली यूज नहीं करना, क्योंकि मैं इस फंक्शन को पावर नहीं देना चाहता बाहर के कोई भी वेरिएबल को पढ़ने की या फिर उसको यूज कर पाने की। तो मेरा काम सिंपल सा है, अब मैंने इस एज को प्रिंट कराना है, बट मैं कैसे कराऊं, मुझे ग्लोबल यूज नहीं करना है। तो मैं इस फंक्शन के अंदर ही पास करूंगा ये वेरिएबल। तो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। मैं फिर से एक नया फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन, इसका जो नाम देते हैं वो देते हैं हम प्रिंट नंबर एंड यहां पर मैं लिख रहा हूं x। मैंने एक वेरिएबल लिखा है, अब मैं सेम वही काम कर रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं एको नंबर इज $x। ये मैंने एक नया फंक्शन बनाया एंड उसके जो आर्ग्यूमेंट है वो है $x, यानी एक वेरिएबल है जो इसको मिलेगा। अब वो कॉल जब हम इसको करेंगे तब मिलेगा प्रिंट नंबर। मैंने इसको कॉल किया, ब्रैकेट्स लगाए, अब इन ब्रैकेट्स के अंदर ही मैं एक नंबर या फिर कोई भी वेरिएबल इसको पास करूंगा। लेट्स से मैं इसको एज पास कर देता हूं। एज अगर मैंने इसको पास किया तो अब हम जब इसको रीलोड करेंगे, मैं लाइन नंबर 7 को हाइड कर देता हूं। अब आंसर आया आपका नंबर इज 10। ये 10 कहां से आया भाई, मैंने इसमें एज पास किया था, तो प्रिंट नंबर जो फंक्शन है उसने x को रीड कर लिया, x के अंदर ये एज की वैल्यू चली गई, तो x जो है ये यहां पर 10 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से मैंने वेरिएबल को पास किया आर्गुमेंट के यूज के हिसाब से। ऐसे ही आप मल्टीपल आर्गुमेंट बना सकते थे, x y बना दिया आपने, तो यहां पर मैं एक और आर्गुमेंट में मैं इसको भेज सकता था वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर 18 सीधा नंबर ही भेज दूं, नॉट ए वेरिएबल। ये भी देखिए कि मैंने इस बार यहाँ पे नंबर लिखा है,
कोई वेरिएबल नहीं लिखा। एंड मैं इसका नाम चेंज करके प्रिंट नंबर सम कर देता हूं, तो ये अब सम प्रिंट करेगा इनका। तो यहां पर मैं इसको चेंज करता हूं एंड ये भी लिख सकता हूं। अब मैं इसको रीलोड करता हूं, अब आ रहा है सम इज 18 प्लस 10 इज इक्वल टू लगा के, एंड अब इनका सम कर देते हैं हम। मैंने किया रीलोड, ये देखिए अब आप आगे आपका सम आ गया 28 जो है इसका सम आ गया। अब एज में तो 10 था, यहां पर मैंने नंबर दिया था 18, इन दोनों का सम इसने किया और ये हो गया 28। यही चीज मैं यहां पर कुछ और नंबर दे दूं तो अब इन दो नंबर्स का सम ये प्रिंट कर देगा 62। तो ये सिंपल सा फंडा है कि कैसे मैंने इनको वेरिएबल्स को पास किया एंड देन इसके अंदर यूज किया। अब यहाँ जो नाम है, चाहे मैं एज दे रहा था या कुछ भी नाम दे रहा था, तो इट डजेंट अफेक्ट कि अंदर किस नाम से यूज होगा। जो यहाँ पर मैंने दो नाम लिखे हैं डिक्लेयर करते टाइम, फंक्शन को डिक्लेयर करते टाइम जो मैंने जो दो वेरिएबल लिखे हैं, हमेशा वो ही नाम इस फंक्शन के अंदर यूज हो सकते हैं। ना कि यहाँ पर मैं एज लिख रहा हूं तो यहाँ पर मैं एज को यूज करने लग जाऊं, नहीं, एज तो अवेलेबल ही नहीं ना। यहाँ पे एज की जो वैल्यू थी वो एक्स के अंदर अवेलेबल है, तो आपको सारे जो चेंजेस करने हैं वो एक्स के अंदर करने पड़ेंगे या फिर वाई के अंदर करने पड़ेंगे। अब इसमें बात आती है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की। मान लीजिए आप ये जो 18 दे रहे हैं ये 18 नहीं देते, अब मैं इसको रीलोड करता हूं तो अब आएगा एरर। तो अब अगर आप इस एरर पे ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट काउंट एरर। इसका मतलब है कि आपने आपका जो फंक्शन है वो दो आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रखता है, बट आपने जो पास किए हैं वो सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन। तो इसका मतलब है कि आपने एक आर्ग्यूमेंट मिस कर दिया। बट व्हाट इफ आपको कोई एक आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट आप सेट करना चाहते हैं कि अगर यूजर ना प्रोवाइड करे तो अपने आप ही वो इस्तेमाल कर ले, तो इसके लिए यहाँ पर y के आगे आप इक्वल टू लगाकर 10 या फिर कुछ नंबर लिख सकते हैं जो भी आपका मन करे। तो इससे क्या होगा, अगर आप y की वैल्यू सप्लाई नहीं करेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट जो आपका फंक्शन है वो y को 10 दे देगा। अगर आप y की कोई वैल्यू सप्लाई करेंगे यानी आर्ग्यूमेंट 2 अगर लिखेंगे तो फिर वो यूज होगा, और अगर वो नहीं अवेलेबल हुआ तो 10 यूज हो जाएगा। तो अब हम इसको रिलोड करते हैं, अब देखेंगे कि 10 प्लस 10 20 आ गया। अगर मैं एज की जगह यहाँ पर कुछ और नंबर लिख देता हूँ 24, तो आप देखेंगे कि y हमेशा 10 ही है क्योंकि मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया था और ये आंसर आ गया 34। ऐसे ही आप x के लिए भी कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 70 लिख दूं एंड मैं एक भी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा प्रिंट नंबर सम लिख दूं एंड जब मैं इसको रिलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं 10 और 70 यानी y और x अज्यूम कर लिए गए खुद ही जो डिफॉल्ट प्रोवाइड थी वैल्यू, एंड 80 आपका आंसर आ गया। इसी केस में अगर आप वैल्यूज खुद से देते हैं, जैसे 15 और 10 मैंने दे दिए या 10 की जगह 12 कर लेते हैं, तो आंसर आपका 27 आ जाएगा, क्योंकि ये वाले जो डिफॉल्ट वैल्यूज थे ये सिर्फ तभी काम आएंगे जब आप यहाँ पर सप्लाई नहीं करते हैं। बट इसमें एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि आप फंक्शंस में कभी ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया और सिर्फ सेकंड वाला प्रोवाइड करा देते हैं, तो ये अब एरर आ जाएगा। तो इसका कोई और जुगाड़ नहीं है, इसका कोई और सॉल्यूशन भी नहीं है कि आप कैसे करके मतलब कुछ वर्क अराउंड से आप इसको ऐसा यूज कर पाए। अगर आपको कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो उसको आप सेकंड में यूज करें या फिर लेटर ऑन पे यूज करें, या थर्ड नंबर वाला आर्ग्यूमेंट पे आप उसको यूज कर लें, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मतलब आप ऐसे बीच में से आर्ग्यूमेंट स्किप नहीं कर सकते, या तो आप लाइन वाइज सारे देंगे या फिर लास्ट के आप छोड़ सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं, ये जो आपका तरीका है एकदम गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फंक्शन चलेगा ही नहीं। आप सेकंड वाला जो है ऑप्शनल छोड़ सकते हैं या फिर ये दोनों ऑप्शन छोड़ सकते हैं, बट आप फर्स्ट वाला ब्लैंक छोड़ के सेकंड वाला प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशन है एंड फंक्शंस आप इस तरीके से यूज करेंगे। अब ये तो हुआ प्रिंट कर दिया यहाँ पर। अब फंक्शंस का होता है एक रिटर्न टाइप कि फंक्शन आपकी वैल्यूज वापस भी भेज सकते हैं। तो वापस भेजवाने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, इसका नाम है रिटर्न। तो हम एक और फंक्शन बनाते हैं या फिर इसी सम वाले फंक्शन को एडिट करते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, ये सम प्रिंट नहीं करा के हम एक नंबर का जो सम है इन दोनों का ये वापस हम इस फंक्शन से रिटर्न करवाएंगे। तो इस बार मैं यहां पर लिखूंगा रिटर्न एंड दैट्स इट। इस बार कुछ चीज रिटर्न होगी, बट रिटर्न होगी तो रिटर्न को जब यूज करने का तरीका होता है वो क्या होता है, इस बार हम यहां पर एक लाइन नंबर 12 में कुछ चेंज करेंगे और यहां लिखेंगे
लेट्स से आउटपुट, इसको वेरिएबल को नाम देते हैं एंड इक्वल टू लगा देते हैं। तो अब जो भी वैल्यू ये प्रिंट नंबर सम रिटर्न करेगा ये इस आउटपुट के अंदर सेव हो जाएगी। तो अगर मैंने 23 और 12 इसमें इनपुट दिया है और आंसर 35 है, तो अब जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे कुछ आउटपुट नहीं आया, बट जो आपका सम था वो सम सेव हो गया इस आउटपुट वाले वेरिएबल में। तो आप उसको यहां यूज कर सकते हैं, एको सम इज, तो आपने इसको रिटर्न कर दिया, अब ये सम 35 आ गया। तो ये वैल्यू इसने कुछ प्रिंट नहीं किया आपके फंक्शन ने, बट वो उसने वैल्यू रिटर्न कर दी। और वैल्यू क्या थी, y और x को ऐड करके जो है वैल्यू आई वो आउटपुट में सेव हो गई। तो इस तरीके से आप फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप पहले वाला ही यूज कर रहे होते, सेम वही तरीका, तो आप यहां पर एको भी लिख सकते थे एंड ये भी लिख सकते थे, तो ये वैलिड था। एंड उसके बाद आप यहां रिटर्न लिख देते ब्लैंक, तो ये भी चलता। अब मैं इसको रिलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं 35 आंसर आया इसका, लाइन नंबर 9 का जो आउटपुट है वो है 35। एंड जो 13 का था, 13 में सम इज और आउटपुट आया है। अब आउटपुट की जो वैल्यू है उसको हम डंप करके देखते हैं कि आउटपुट के अंदर क्या चीज है। अब आप नोटिस करेंगे कि आउटपुट का जो टाइप है वो है नल। क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, एंड कुछ नहीं होता है इसका मतलब होता है कि वहां पे नल है। नल की हमने बात करी थी डेटा टाइप्स में, तो ये नल एक काफी स्पेशल टाइप है। अब रिटर्न में आप यहाँ पर कुछ भी टाइप का रिटर्न कर सकते थे, ट्रू, फॉल्स, नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी आप रिटर्न कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रू करूंगा, तो अब आप जब इसको रिलोड करेंगे तो अब आप देखेंगे कि सम इज 1, ये आउटपुट आया एंड आउटपुट का जो वैल्यू था वो 1 आया एंड जो उसका टाइप है वो है बुलियन का ट्रू। तो आप इस तरीके से बुलियन भी रिटर्न कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी। एंड सेम आप एको, तो एको की जगह ये वाली चीज जो वैल्यू आप रिटर्न करते तो एक इंटीजर टाइप रिटर्न होता, अदरवाइज आप स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं। तो यहां पर मैं हेलो लिख सकता हूं या कुछ भी लिख सकता हूं एंड वही चीज रिटर्न हो जाएगी। तो सम इज हेलो आ गया एंड देन ये जब डंप किया तो स्ट्रिंग 5 हेलो। अब ये भी हम समझेंगे कि ये 5 क्यों लिखा है, बट इस वाले वीडियो में नहीं। इस तरीके से आप रिटर्न कर सकते हैं। अब रिटर्न का एक और जो मतलब है वो ये है कि भाई जब रिटर्न हो गया ना, कंपाइलर ने यहां से कुछ वैल्यू रिटर्न कर दी, उसके बाद यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू जानी थी भाई वो जा चुकी है, अब यहां से आप निकल लो। ये है कंपाइलर का इंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं यहां कुछ लिखता हूं, ये चीज कभी लाइन नंबर 11 हम कभी आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई क्योंकि रिटर्न यहां पर स्टेटमेंट चली गई है। तो रिटर्न का मतलब है कि इस फंक्शन से हम बाहर आ चुके हैं ऑलरेडी, तो अब कोई जरूरत नहीं है इसको आगे पढ़ने की। रिटर्न स्टेटमेंट को फंक्शन से खत्म करने के लिए या फंक्शन को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब इसका काम हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको रिलोड करूंगा तो ये 35 आ रहा है इसका सम एंड रिटर्न हो गया हेलो, तो सम इज हेलो आ गया। इस तरीके से आपके फंक्शंस काम करते हैं और रिटर्न इस तरीके से आपके साथ साथ काम करता है। अब इसी के अंदर आप इफ एल्स भी यूज कर सकते थे। तो अगर आप ये लिखते इफ x इक्वल टू 70, तो रिटर्न कर देते आप डिफॉल्ट, और एल्स में आप प्रिंट कर देते x की वैल्यू। ये भी तो कर सकते थे आप। अब आप देखिए कि इफ वाला केस अगर ट्रू हो जाता है तो हम रिटर्न हो जाएंगे और रिटर्न में वैल्यू आएगी डिफॉल्ट। एल्स वाले में रिटर्न कुछ नहीं होएगा, बट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, मतलब जब कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ तो नल रिटर्न हुआ। अब हम इसको फिर से रिलोड करते हैं एंड मैं लाइन नंबर 17 को अनकमेंट कर देता हूं। अब इसको रिलोड करते हैं। अब देखिए आप कि x की जो वैल्यू थी वो 70 नहीं थी, तो आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। एल्स वाले पार्ट में था एको x इज x का जो वैल्यू था, तो ये आपका फंक्शन ने प्रिंट कर दिया। उसके बाद आप लाइन नंबर 17 पर आए, सॉरी 16 पर आए, तो आपका प्रिंट हुआ सम इज। उसके बाद आउटपुट की कोई वैल्यू नहीं थी तो सम इज यहां तक प्रिंट हो गया एंड लाइन नंबर 17 ने आपका आउटपुट किया नल। यही चीज अगर मैं इसको कोई भी यहां पर आर्ग्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करूं तो अब ये बाय डिफॉल्ट 70 वैल्यू ले लेगा। अब इसको रिलोड करते हैं। अब आप देखिए सम इज डिफॉल्ट एंड जो लाइन नंबर 17 का आउटपुट है वो है स्ट्रिंग ऑफ 7 लेंथ एंड उसका जो वैल्यू है वो है डिफॉल्ट। तो इस तरीके से
आप रिटर्न स्टेटमेंट को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं उस पूरे के पूरे फंक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो रिटर्न स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। अगर मैं आगे यहाँ पर कुछ भी लिखूं तो आपको पता है कि वो सारा कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, क्योंकि रिटर्न हो चुका होगा। एल्स वाले केस में ये सारा काम करेगा, लाइन नंबर 14 काम करेगी। अगर यहां पर वैल्यू मैं डालूंगा 4 ही डाल दूं तो ये वाला जो चीज है ये काम करेगा, क्योंकि एल्स वाला यहीं पे खत्म हो जाता है ना, लाइन नंबर 13 पे एल्स इज ओवर। उसके बाद क्योंकि रिटर्न नहीं हुआ तो ये चीज काम करेगी। अब इसको रिलोड करते हैं और अब देखिए x इज 4, ये हुआ लाइन नंबर 13 का आउटपुट। उसके बाद लाइन नंबर 14 के आउटपुट ने हमें दिया है डी डी डी, एंड उसके बाद सम इज नल। सम इज के बाद जो स्पेस है यहां तक जो आउटपुट हुआ है वो है लाइन नंबर 17 का, एंड लाइन नंबर 18 का आउटपुट है नल। तो यहां पर अगर आप ब्रेक टैग्स भी लगाएं तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये है पूरा का पूरा आउटपुट। अब देख रहे हैं कि रिटर्न बाय डिफॉल्ट ही हुआ है जो बाद में हुआ है, जब हमने रिटर्न खुद नहीं प्रोवाइड किया तो वो सबसे लास्ट, जब यहां पर इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है तो अपने आप ही वो रिटर्न हो गया। तो रिटर्न तो हमेशा यूज हो रहा है चाहे आप उसको लिखें या नहीं लिखें, बट अगर आपको कुछ स्पेशल वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज वो नल रिटर्न होएगा ही होएगा। तो ये है फंक्शंस की सारी बातें। अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में। सबसे सिंपल जो फैक्ट अभी तक आपको समझ आया होगा वो ये था कि हम एक फंक्शन को कितने भी बार यूज कर सकते हैं, यानी उसको कॉल कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हम फिर से इसको सम रिटर्न करवाएं, तो सिंपली आपको ये फंक्शन यूज करना होगा प्रिंट नंबर सम, एंड इसके अंदर वैल्यूज डालनी होगी 10 20, एंड यहां पर मैं ब्रेक टैग दे रहा हूं। अब लाइन नंबर 12 को आप कितने भी बार यूज कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज के साथ, एंड वो हमेशा एक सही आंसर देगा ही। अब मैं इसको रिलोड करता हूं, इसको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, या फिर हमने क्योंकि स्पेस नहीं लगाया इसलिए गड़बड़ हुआ है, ये करेंगे तो भी हो जाना चाहिए। हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगाए इसलिए गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि एको तो स्ट्रिंग्स प्रिंट करता है ना। तो अब ये सम इज 30 31 34 254। अब आप इस फंक्शन को कितने भी बार यूज कर सकते हैं। एंड एक और अच्छी चीज, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंक्लूड वाला स्टेटमेंट, तो अगर मैं एक न्यू फाइल लूं तो मैं इसमें इंक्लूड करूंगा functions.php, क्योंकि उसमें हमारा सम वाला फंक्शन अवेलेबल है, एंड देन मैं यहां पर इसको कॉल करूंगा फंक्शन को। अब हम उस फाइल पे चलते हैं जो हमने अभी भी बनाई है प्रैक्टिस के अंदर, सम फंक। देखिए आप, अब फंक्शन तो मेरा इस वाली फाइल में प्रेजेंट था एंड कॉल मैंने उसको यहां कर लिया। तो इस तरीके से आप functions.php में आप अपने सारे फंक्शंस स्टोर कर सकते हैं जो भी आपने बनाए हो, एंड बाद में किसी भी फाइल में आप उनको कॉल करके यूज कर सकते हैं। तो ये है सबसे बड़ा यूजेबिलिटी का केस कि आप फंक्शंस को इस तरीके से यूज करेंगे, एंड जब आपको जरूरत होगी तभी आप उसको कॉल कर लेंगे। एक चीज जो आपको बस याद रखनी है वो है कि आर्ग्यूमेंट्स कितने आपके फंक्शन को चाहिए एंड आप कितने प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये है फंक्शंस का सारा खेल। एक छोटा सा टिप इसमें और है जो हम ऐड कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। फंक्शंस को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए एक वेरिएबल लिया मैंने v, एंड उसके अंदर मैंने वैल्यू डाली प्रिंट नंबर सम। अब मैं इस फंक्शन को ऐसे भी यूज कर सकता हूं v, एंड उसके अंदर मैंने ये, अब मैं इसको रिलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं सम इज 88 प्रिंट हो गया आपका। अब इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने इस बार वेरिएबल को ही फंक्शन बना के यूज किया है, तो हम इस जो ये जो मेथड है लाइन नंबर 10 में जो मैंने यूज किया है इसको हम कहते हैं वेरिएबल फंक्शंस। मैंने एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन का नाम स्टोर किया, देन उस वेरिएबल को ही एज ए फंक्शन यूज किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाए हैं। ब्रैकेट्स के अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट्स भी 2 पास करे हैं, एंड अब आप देख रहे हैं कि सम इज 88 जो है वो आउटपुट आ गया। तो ये भी एक कूल तरीका है, आप
वेरिएबल फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं जब भी आपका मन करे तब। अब एक और स्पेशल केस आता है कि आप फंक्शन के अंदर भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वापस फंक्शन डॉट पीएचपी में। तो मैं इस सारे फंक्शन पे जो हमने लाइन नंबर 8 पे डिक्लेयर किया है, मैं इसके अंदर एक और फंक्शन बना देता हूं, फंक्शन प्रोडक्ट बना देते हैं। प्रोडक्ट में हम दो वैल्यूज फिर से लेंगे एंड हम प्रिंट करेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज ए और बी है ना, तो हम इसको ए और बी ऐसे यूज करेंगे, देन ब्रेक टैग एंड दैट्स इट। अब देख रहे हैं कि मैंने फंक्शन के अंदर ही एक और प्रोडक्ट का नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। तो ये भी एकदम वैलिड तरीका है फंक्शन बनाने का। बट सीन ये है कि जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा, प्रिंट नंबर सम नाम का जो फंक्शन है, इस फंक्शन को जब तक मैं कॉल नहीं करूंगा तब तक आपका प्रोडक्ट फंक्शन भी अवेलेबल नहीं होगा। इसको लाइव देखते हैं कैसे काम करता है। मैं यहाँ पर यूज करता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 10 और 10 का प्रोडक्ट हम प्रिंट कर लेते हैं। मैंने रीलोड किया तो अब ये कह रहा है फैटल एरर। क्यों? क्योंकि भाई प्रोडक्ट नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। यही चीज मैं लाइन नंबर 3 को लाइन नंबर 4 के बाद लिख देता हूं। अब आप देखिए कि लाइन नंबर 2 पे जो आउटपुट है वो है प्रोडक्ट इज 100। ये एकदम सही और सही एकदम आपका आउटपुट आया है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट वाला फंक्शन जो है वो आपका काम कर रहा है। उसके बाद आपका सम वाला जो फंक्शन था वो आपका एकदम सही काम किया। बट जैसे प्रिंट हो गया आपका सम, उसके बाद आपका आ रहा है एरर कि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते भाई प्रोडक्ट नाम का एक जो फंक्शन है उसको। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया लाइन नंबर 6 पर, तब फिर से उसने इस फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करी, जो कि ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके थे। कब डिफाइन कर चुके थे? जब लाइन नंबर 4 पे ये फंक्शन कॉल हुआ था। हम इसको लाइन बाय लाइन चलते हैं। देखिए लाइन नंबर 2 तक हमने उस फाइल को इंक्लूड किया था, दैट्स इट। फंक्शन के अंदर फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दिया। लाइन नंबर 4 पे जैसे ही हमारा फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन जब कॉल हुआ तो फंक्शन कॉल होते ही हमारा आउटपुट आया। उसके बाद हमारा ये एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया गया प्रोडक्ट नाम का। जब हम लाइन नंबर 5 पर गए तो प्रोडक्ट नाम का फंक्शन जो डिक्लेयर करा गया था उसको यूज करा गया। तो आपका लाइन नंबर 2 पे आउटपुट आ गया प्रोडक्ट इज 100। जब हम लाइन नंबर 6 पर आए तो फिर से इस फंक्शन को कॉल किया गया एंड कॉल करने के बाद इस फंक्शन को फिर से डिक्लेयर करा गया। तो ये जब डिक्लेयर करने लगे तब ये एरर आ गया कि भाई ये फंक्शन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, प्रोडक्ट नाम का फंक्शन। तो इसको आप फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये आपके कंपाइलर का कहना है। हालांकि आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट नाम का जो फंक्शन है मैं इस फाइल में यूज कर पा रहा हूं। ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि मैं इस फंक्शन के अंदर ही इस फंक्शन को यूज कर पाता, नहीं। तो कुल मिला के फंक्शन आप कहीं पे भी आप डिफाइन करिए या डिक्लेयर करिए, उस फंक्शन को आप पूरे स्क्रिप्ट में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब फंक्शंस का बाय डिफॉल्ट ग्लोबल स्कोप होता है। मतलब पूरे फाइल में आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस फंक्शन के अंदर ही फंक्शन है तो उसको फंक्शन के अंदर ही यूज कर पाएंगे। मैंने उस फाइल में भी यूज कर लिया एंड मैं इसके अंदर भी यूज कर सकता हूं। मैं यहां पर भी ये यूज कर सकता हूं, प्रोडक्ट 56x0। मैं अगर इसको रीलोड करूं इस फाइल को, तो आप देख रहे हैं कि जब फर्स्ट टाइम ये चला मेरा लाइन नंबर 4 पे जब कोड चला, तो 10 और 20 जो मैंने दिए थे, तो सम आया 30। उसके बाद प्रोडक्ट इज 0, क्योंकि ये भी मैंने यहां पर लाइन नंबर 14 में इस फंक्शन को कॉल कर लिया था। उसके बाद हम आए लाइन नंबर 5 पर। लाइन नंबर 5 पर आते ही प्रोडक्ट आ गया आपका 100 एंड उसके बाद आपका सीधा सीधा लाइन नंबर 6 पे सम प्रिंट हुआ एंड उसके बाद आपका एरर आ गया। तो ये है पूरा मैथ की कैसे कैसे चीजें हुई। अब इस चीज को बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए कि ये फैटल एरर ना आए, हमारे पास एक फंक्शन है जो चेक करता है कि ये फंक्शन ऑलरेडी है या नहीं है। तो हम उस फंक्शन का नाम है फंक्शन एग्जिस्ट। तो हम उसको इफ के अंदर लिखेंगे, इफ फंक्शन अंडरस्कोर एग्जिस्ट। अब फंक्शन का नाम लिखेंगे कि कौन सा फंक्शन आप चेक करना चाह रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट। इसको हम अभी यहां से ले चलते हैं, उसी फाइल में हम करते हैं। मैं कर रहा हूं एको। अब हम इसको रीलोड करते हैं।
आपका आ गया सम इज 88 एंड प्रोडक्ट इज 0। तो लाइन नंबर 3 पे एको का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो इसको अगर हम इफ पे डाल लें, इफ ये चीज अगर ट्रू देती है तो हमें एको करना है यस फंक्शन इज प्रेजेंट। अब मैं इसको रीलोड करता हूं, तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है। अगर मैं इसका एल्स पार्ट व्हील बनाऊं, एल्स नॉट प्रेजेंट, अब मैं इसको रीलोड करूं तो लाइन नंबर 3 का आउटपुट है कि नहीं भाई फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो कुल मिला के अभी तक तो फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। यही चीज मैं अगर लाइन नंबर 3 और 4 और 5 को कट करके लाइन नंबर 11 के बाद लगा दूं और मैं रीलोड करूं, तो अब आया यस फंक्शन इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब फंक्शन कब बना, जब मैंने लाइन नंबर 11 पे इसको कॉल किया तो अंदर वाला फंक्शन वो क्रिएट हो गया। अब यही चीज मैं यहां पर प्रिंट करूं दूसरे फंक्शन के लिए जो हमारा पेरेंट फंक्शन है, ये चीज अगर मैं यहां पर चेक करूं तो हमारा आंसर आएगा यस फंक्शन इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब प्रिंट नंबर सम तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही था, मतलब हमारी स्क्रिप्ट को शुरू से ही अवेलेबल था। जो प्रोडक्ट वाला फंक्शन है वो इस फंक्शन के कॉल होने के बाद अवेलेबल हुआ है। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लें कि कब कौन सी चीज ने काम किया है। अब इस फंक्शन में हमें जाना पड़ेगा वापस एंड हमें फिर से इफ कंडीशन में लगाना पड़ेगा कि इसको डिक्लेयर ही तभी करें जब ये चीज अवेलेबल ना हो। तो मैं यहां लिखूंगा फंक्शन एग्जिस्ट एंड देन इसका नाम प्रोडक्ट, सॉरी यहां नहीं, हम इस फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं एंड मैं लगाऊंगा ब्रैकेट्स। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर रहा हूं सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। लाइन नंबर 11 पे ये इफ वाला ब्रैकेट शुरू हुआ है एंड 16 पे खत्म हुआ है एंड उसके अंदर ये पूरा फंक्शन की डिक्लेरेशन। अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है प्रोडक्ट नाम का, तो ये तो ट्रूथ हो गया ना। अगर ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब फंक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो हमें इसको नॉट करना पड़ेगा। नॉट करने के लिए यहाँ पर ऑपरेटर लगाएंगे फंक्शन नाम से पहले कि अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता प्रोडक्ट नाम का तब इसको डिक्लेयर कर दिया जाए। अब हम चलते हैं वापस उस पर एंड ये सारे हटाते हैं। अब हम करते हैं रीलोड और देख रहे हैं कोई भी एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन को एक ही बार हमारे फाइल ने यानी जो हमारा प्रोग्राम है सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर किया। अगर एक बार उसका डिक्लेयर हुआ था ऑलरेडी तो अगली बार उसने ट्राई किया ही नहीं, क्योंकि इफ से हम बाहर निकल गए और सीधा ये प्रोडक्ट यहां आ गया। तो ये है आपका फ्लो कंट्रोल। आप इसको समझिए कि किस लाइन पे आने पे कौन सी फाइल या कौन सी लाइन या कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। लाइन नंबर 10 ने इस फाइल की सब कुछ जो हमारा रीडिक्लेरेशन वाला चीज था वो बचा लिया एंड अब कोई फेटल एरर नहीं है। अब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्टली फाइन चल रहा है। अगर मैं लाइन नंबर 17 को हटा दूं तो फालतू के जो आउटपुट है 0 0 वाले ये भी हट जाएंगे। तो ये आपका एकदम परफेक्टली आपका चल रहा है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं फंक्शन एग्जिस्ट को कि कहीं एक फंक्शन हम दोबारा रीयूज ना कर लें, क्योंकि फिर एरर आ जाएगा। तो दैट्स इट, फंक्शंस के लिए इतना ही है। आप अपने अपने लिए कुछ फंक्शंस बनाइए जैसे एक्सपोनेंशिएशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के बनाइए। एंड जब डिवीजन का बनाए तो उसमें एक केस भी रखना कि भाई 0 से भी डिवाइड करने की कोशिश ना करे। इस तरीके से आप बहुत सारे फंक्शंस बनाइए। कुछ जैसे कल हमने एक टेबल प्रिंट करी थी, तो टेबल वाला भी आप फंक्शन बना सकते हैं कि एक पर्सन सिर्फ एक नंबर इनपुट करे, यानी फंक्शन में से लेट्स से कि आपका फंक्शन का नाम है प्रिंट टेबल, तो उसको सिर्फ ये लिखना पड़े प्रिंट टेबल। किसका टेबल प्रिंट करना है? लेट्स से 19 का टेबल प्रिंट करना है एंड ये दैट्स इट। अगर ये हो तो आपका जैसे हमने लास्ट वीडियो में पूरी टेबल बनाई थी वैसे ही टेबल बननी आ जाए पूरी 19 की, तो आप वो बना सकते हैं ना फंक्शन से। अब तो ये सब आप प्रैक्टिस के लिए जरूर जरूर करिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।